तो हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रैक्टिस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पार्ट 10 है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आप चाय नाश्ता खाना खाकर बैठ जाइए, बहुत लंबा चलने वाले हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आज मैं पहुंचा हूं। चलिए, हम समय नहीं गंवा रहे हैं और आगे स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस श्रृंखला को। बहुत ही धमाकेदार मज़ेदार श्रृंखला होने वाली है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत रहती है, वह क्या करती है कि ऑप्शन पढ़ना है। बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, या सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, या समय नष्ट कर रही है, या बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो आपको इसका ऑप्शन का उत्तर देना है। सुलेखा क्या कर रही है? सुलेखा क्या कर रही है? तो इसका सबसे सही जो ऑप्शन होगा, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है वो, है ना। किस टाइप से परिवेश जारी है? जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वो, तो ये परिवेश देने की कोशिश कर रही है और उससे सिखाने की कोशिश कर रही है बच्चों को। ऐसे आपको छांट करके उत्तर देना है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन में आपके सामने। भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण है। तो इसका देख पा रहे हैं आप ऑप्शन। स्वरों को लिखना सिखाना, व्यंजनों को लिखना सिखाना, या दूसरा स्वरों और व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना सिखाना। तो इसका उत्तर आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये तीसरा ऑप्शन, स्वरों और व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना सिखाना। यही आपका आंसर होगा। पारंपरिक आरंभिक शिक्षण है। भाषा शिक्षण में पारंपरिक आरंभिक शिक्षण है, स्वरों और व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना सिखाना। ठीक है। चलिए, साहित्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। निम्न में से गोस्वामी जो तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो आपको बताना है किस भाषा की रचना है। तो ये है क्वेश्चन, आप देखें कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। तो ये है आपकी ब्रज भाषा की रचना है। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपके लिए समझने वाला क्वेश्चन है कि पाठ में दिए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ में दिए हुए चित्र होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? तो आपको बताना है। पहला है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक होते हैं, या फिर पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, या फिर चित्रों में पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनाती है। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा ऑप्शन बताना है जो बिल्कुल सटीक हो और सही लगे, है ना। तो इसका जो उत्तर आपका होगा बी। इसमें कह रहा है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो देख पा रहे हो, ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप आपको उत्तर बन जाएगा, है ना। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होता है इन सब चीज़ों के लिए। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। बच्चे घर समाज से क्या करते हैं? भाषा अर्जित करते हैं, भाषा का एक ही रूप सीखते हैं, या एक ही भाषा सीखते हैं, या भाषा सीखते हैं। तो अब ये चारों ऑप्शन बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको, परंतु इन चारों में सबसे सही ऑप्शन आपको उत्तर देना है। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा भाषा अर्जित करते हैं। बच्चे घर और समाज में क्या करते हैं? भाषा अर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे अधिकतर खालिस्तान होता है। जो मानसिक रूप से परिपक्व बच्चा क्या होता है? अधिकतर देर से ग्रहण करने वाला होता है, या समान रूप से ग्रहण करने वाला होता है, या फिर जल्दी ग्रहण करने वाला, या कुछ भी ग्रहण ना करने वाला। तो इसको ऑप्शन बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, छांट करके आपको उत्तर देना है। तो जो इसका उत्तर होगा आपका, देर से ग्रहण करने वाला जो बालक होता है, परिपक्व बच्चे, जो मानसिक रूप से जो परिपक्व बच्चे अधिकतर क्या होते हैं? देर से ग्रहण करते हैं। ठीक है। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? तो छोटी कक्षाओं के अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इसका जो आंसर होगा, ये प्रोजेक्ट विधि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं
की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। तो ये आपकी प्रोजेक्ट विधि होगी आपकी, जो बड़ी कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगी यहाँ पे, है ना। हिंदी शिक्षण में बड़ी कक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट विधि, और जो छोटी कक्षाएं उनके लिए ये डाल्टन, मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन, ये छोटी कक्षाओं के लिए, और बड़ी कक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट पद्धति होगी। त्रिभाषा सूत्र की रचना खालिस्तान में हुई थी, कौन से सन में हुई थी? त्रिभाषा सूत्र की रचना आपको बताना है। तो जो इसका उत्तर होगा ये होगा सी, 1956। कितना? 1956 में त्रिभाषा सूत्र की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षक की प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित विधि कौन सी है ना। व्याकरण शिक्षण अगर आप कर रहे हो तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए आप सबसे अच्छी जो विधि इन 4 विधि में, सूत्र, भाषा, निगमन, आगमन, तो इसमें सबसे अच्छी जो विधि होगी वो होगी आगमन विधि। कौन सी? आगमन विधि। सबसे पहले क्या आपको उदाहरण देना होगा, उदाहरण के बाद में आपको नियम देना होगा, है ना। उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि चलती है, और छोटे बच्चे, प्राथमिक बच्चों के लिए आगमन विधि बहुत अच्छी विधि है। क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधारभूत कौशल, भाषा के जो आधारभूत कौशल हैं क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं या अंतः संबंधित हैं। तो जो भाषा के आधारभूत कौशल हैं वे हमेशा अर्जित किए जाते हैं। क्या करते हैं? हमेशा अर्जित किए जाते हैं। अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया है, किसने? किस वैज्ञानिक ने किया है? तो वो किया है आपके थॉर्नडाइक। किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो ये आंसर देना है आपको। चारों ऑप्शन पढ़िए, मनोरंजन, ज्ञान, कौशल और ज्ञानोपचार। तो जो यहाँ पे आपका आंसर होगा वो होगा मनोरंजन। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है? तो ये शिक्षक को, शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को, प्रिंसिपल को, या पाठ्य योजना के निर्माण से हानि होती है? तो ये इसका जो उत्तर होगा आपका, ये होगा शिक्षक को। पाठ्य योजना जो बनाई जाती है तो पाठ्य योजना के निर्माण से सर्वाधिक जो लाभ होता है वो होता है शिक्षक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से बोलना का संबंध खालिस्तान है? बोलने का संबंध, पूरे क्वेश्चनों ऑप्शनों को पढ़ेंगे हम। केवल भाषा के केवल भाषा के उच्चारित रूप से, केवल भाषा के अभिव्यक्ति पक्ष से, या भाषा के उच्चारित रूप एवं अभिव्यक्ति पक्ष से, या केवल भाषा के लिखित पक्ष से। तो इसका जो उत्तर होगा सी होगा, भाषा के उच्चारित रूप एवं अभिव्यक्ति पक्ष से बोलने का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण से अंतर्गत एक क्वेश्चन आ गया। सबसे पहली चीज तो आपको मैं बता दूं कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है और उपचारात्मक परीक्षण, इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था मैंने। निदानात्मक मतलब कि कुल मिला के ये मान के चलिए आप, निदानात्मक मतलब कि डॉक्टर के पास में ब्लड का टेस्ट कराना, ठीक है। तो ये निदानात्मक परीक्षण हो गया। उसके बाद में जब ब्लड टेस्ट हो गया और रिपोर्ट आई मलेरिया हुआ है, तो उसका फिर आप उपचार करेंगे। क्या करेंगे? उपचार करेंगे और दवा देंगे मलेरिया की। यही हो गया उपचारात्मक आपका शिक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण में बच्चे की कमियों को जानते हैं और उपचारात्मक परीक्षण में उसका ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब कि उसकी कमियों को, कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसको उस स्तर का पढ़ाते हैं। समझ गए? निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। अब क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का लक्ष्य आपको बताना है। मैंने आपको अभी परिभाषा बता दिया। पहला पढ़ते हैं हम, बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को हल करना, बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को बढ़ाना, या बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को पर ध्यान न देना, या बच्चों की बातों पर ध्यान न देना। सबसे पहली चीज़ तो ये दो ऑप्शन काटे दीजिए आप, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन को देखिए, तो ये दो ऑप्शन में जो आपका उत्तर होगा ये होगा ए। क्या होगा? ए होगा आपका उत्तर। बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को क्या करेंगे आप? हल करेंगे। अब समस्या
आ गई है, ऐसा निदानात्मक शिक्षण से पता चलेगा आपको, परीक्षण से, और उपचार करेंगे आप, मतलब समस्या का हल करेंगे आप। अब जैसे दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये अधिगम से संबंधित समस्या को बढ़ा रहा है ये, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। फिर देखिए एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आया, निम्न में से सीखना और अधिग्रहण का क्या तात्पर्य नहीं है। सीखना और अधिग्रहण मतलब अधिगम करना, सीखना, अधिग्रहण करना, इसका तात्पर्य नहीं है की बात चल रही है। तो ये चारों ऑप्शन आप पढ़ लेंगे, चारों ऑप्शन में आपको जो उत्तर होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। सीखना छात्रों में समायोजन में मदद नहीं करता है, ठीक है, सीखना छात्रों में समायोजन में मदद नहीं करता है, इसका ये तात्पर्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, थार्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार मुख्य नियम के अंतर्गत कौन सा नियम शामिल है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका पहला ए नंबर का उत्तर होगा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम इसके अंतर्गत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से आचार और विचार में कौन सा समास है? आचार और विचार, तो आचार और विचार मतलब कि योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि ये होगा आपका द्वंद्व समास। जैसे कि माता और पिता, माता और पिता, भाई और बहन, ये सब योजक चिन्ह है और लगा है, मतलब कि समझ जाइए ये द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास तो ये हो गया। उसके बाद द्विगु समास की बात कर लें तो अंक वाले वर्ड यदि आ रहे हैं, पंच तत्व जैसे कि पंच यानी 5 आ गया, त्रिकोण, ठीक है, चौराहा, ये सब जैसे अंक वाले वर्ड आ रहे हैं तो ये द्विगु समास में अंतर्गत आ जाएंगे। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत सरल सा क्वेश्चन है ये, देख पा रहे हैं आप। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है आपको, है ना इसमें। तो अशुद्ध शब्द जो आपका होगा इन चारों में, ये होगा प्रत्येक, ऐसे नहीं बनता है प्रत्येक, है ना, प्रत्येक ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। बाकी सारे सही हैं। उज्ज्वल भी अधिकतर पूछ लिया जाता है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, उज्ज्वल भी कई जगह पूछ लिया जाता है। तो उज्ज्वल में कैसे बनता है उज्ज्वल, आपको याद रखना है, कन्हैया, उच्चारण, ये सारी चीजें। निम्नलिखित में से कर्मवीर में कौन सा समास है? ठीक है, तो कर्मवीर में विभक्ति शब्द लगेगा और ये टूट करके वर्ड बनेगा, है ना। विच्छेद यदि करोगे इसको तो विभक्ति लग जाएगी, मतलब कि ये आ जाएगा अपना तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में आ जाएगा, ठीक है। कर्म से वीर, लीजिए एक विधि से अंतर्गत फिर एक क्वेश्चन आ गया, घुमाने के लिए क्वेश्चन ऐसे पूछते जाता है, ठीक है। तो निगमन विधि का विपरीत बता दो अब भाई, हैं। निगमन विधि का विपरीत होगा आपका एक सूत्रा होगा, आगमन विधि होगा, सहयोग विधि होगा, या भाषा संसर्ग होगा। बिल्कुल सही आपने सोचा है, आगमन विधि होगा, ठीक है। तो निगमन का आगमन और आगमन का निगमन, अब दोनों चीज़ों को एक बार जरा बता दूं मैं कि जो आगमन विधि होती है अपनी, आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, ठीक है, और इसमें निगमन में क्या चलते हैं हम, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपको ऐसे ही जवाब देते रहना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप कि बच्चों का हस्तलेख सुधरने के लिए आवश्यक नहीं है। अब क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है, आपको छांटना है ना। तो सुधलेख आपको बच्चों का सुधारना है तो सुलेख, प्रतियोगिताएं, अनुलेख और प्रतिलेख, ये सारी चीज़ें तो आवश्यक हैं। अब जो पढ़ना है ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर नहीं करते हैं। तो जो इसका उत्तर होगा, बोलने में बल पर, बोलने में सुर पर, बोलने के अनुवाद पर, लिखने पर, तो जो इसका उत्तर होगा लिखने पर, है ना, लिखने पर इसका उत्तर होगा। लिखने पर शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह विचार निम्न में से किसका है? तो ये विचार आपको बताना है कि बच्चों में जन्मजात होती है भाई योग्यता भाषा सीखने की। तो ये हमारे चोम्स्की जी कहते हैं कि भाई बच्चों की जो सीखने की क्षमता जन्मजात होती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा आपका यह होगा दूरदर्शन प्रकोष्ठ। दूरदर्शन प्रकोष्ठ भाषा प्रयोग का अनुभाग नहीं है, बाकी सब है नियंत्रण कक्ष, श्रवण कोष्ठ एवं नियंत्रण कक्ष। ठीक है, तो इसका आंसर पहला होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनि खालिस्तान होती है, तो क्या होती है? 4 कार की, 2 प्रकार की, सॉरी ये कार नहीं है, प्रकार है ना। ठीक है, 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 6 प्रकार की या 8 प्रकार की। तो प्रत्येक भाषा में वाणी या ध्वनियाँ जो होती हैं वो होती हैं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है मित्रों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, है ना। आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से जारी रखें, मैं बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और ये मान के चलिए कि आप जितनी मेरी प्रैक्टिस आते जा रही है, प्रैक्टिस सेट मैं देते जा रहा हूँ, ये बहुत IMP क्वेश्चनों को मैं छाट कर दे रहा हूँ, है ना। कहीं ना कहीं एग्जामों में देखे गए क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में मोस्ट IMP होंगे आपके लिए, है ना। बहुत अच्छी मस्त तैयारी करवाऊंगा मैं, बहुत अच्छा मेरा प्रयास है, आप ज़रूर सफल होंगे, है ना। तो आप ज़रूर वीडियो को अंत तक देखते रहें और हर वीडियो को आप देखें, पूरी प्रैक्टिस सेट मेरी हर विषय की देख लीजिए आप, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी श्रृंखला को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहानी सुनाने में बच्चों पर क्या असर होता है ना। जो कहानी सुनाते हैं हम, तो बच्चों को क्या असर होता है? बच्चे प्रसन्न होते हैं क्या? बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है क्या? या फिर तीसरा, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठने के लिए उनको सुनाते हैं, या फिर बच्चे अनुशासित रहते? तो ऑप्शन आपको काटना सीखना है। प्रसन्न रहते हैं सिर्फ, ये तो गलत बात है। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित, ये भी गलत है। बच्चे अनुशासित रहते हैं, अनुशासित रखने के लिए नहीं कहानी सुनाया जाता। उनको तो भाई बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए हम उनको कहानियाँ सुनाते हैं, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के लिए उपयोग होता है। तो हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के लिए क्या उपयोग होता है? निबंधात्मक परीक्षा का, मनोवैज्ञानिक आधार पर, या प्रयोगात्मक परीक्षा का, या मनोवैज्ञानिक आधार एवं प्रयोगात्मक दोनों। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन जो सही होगा आपका, निबंधात्मक परीक्षा का। ठीक है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के लिए उपयोग होता है, तो निबंधात्मक परीक्षा का उपयोग होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको नभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है ना। क्या? नभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन को जल्दबाजी में मत पढ़ा करो, है ना। कभी भी याद रखना कि जैसे शब्द का नभ का पर्यायवाची है पढ़ ले या नहीं, एकदम फास्ट कभी कभी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसलिए आपको देना है ध्यान यहाँ पे। तो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पर्यायवाची शब्द नहीं है पाताल, गगन, अंबर, आकाश। तो पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वो नहीं है पाताल। आपका गगन होगा, अंबर होगा, आकाश होगा नभ का, है ना, परंतु पाताल नहीं है। ये मान के चलिए आप कि 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा थोड़ी कठिनाई स्तर की जरूर होगी, परंतु लेवल इतना भी ज़्यादा कठिन नहीं करेगा, क्योंकि उसको फर्स्ट से 5वीं तक का टीचर बना रहा है वो, है ना। मानता हूँ कठिन लेवल है, परंतु सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चन देगा आपको, है ना, पैटर्न वही रहेगा आपका। तो देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से सद्गुण में कौन सी संधि है? सद्गुण में आपको संधि बताना है। तो सद्गुण में जो संधि होगी, ये 4 ऑप्शन, व्यंजन संधि, आयादी संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो सद्गुण में जो संधि होगी वो होगी आपकी व्यंजन संधि, है ना। व्यंजन शब्द है यहाँ पे, तो व्यंजन सबसे पहले बड़ी चीज़ आपको यदि व्यंजन पहचानना है तो एक ट्रिक है, जैसे ये द के नीचे जो लगा हुआ है, तो द के पीछे जो लगा हुआ है ये आपका व्यंजन लगा हुआ है ना। तो जैसे ये ऐसे वर्ड आए तो समझ जाना ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आपको मैंने आज लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं क्वेश्चन आपको आगे आने वाले वीडियो में देता रहूँगा।
आप मेरे चैनल में जुड़े रहें और हर वीडियो को आप देखें, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके मुझे पूछिए। अगर आपको कोई ऐसे डाउट्स लग रहे हैं तो वो मैं क्लियर आपको कमेंट में करूँगा, है ना? तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आगे कितने कैसे बनाना है और कुछ नया मटेरियल लेके आना है आपके लिए क्या, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, है ना? और चैनल को आप देखते रहें, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। ये मान के चलिए कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षा इस बार आपकी क्वालीफाई हो ही जाएगी। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और तैयारी खूब अच्छी करते रहिए। आशा करते हैं इस बार आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ क्वालीफाई हो जाएँ और अगले बार आप चयन परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से आप प्राथमिक शिक्षक बन जाएँ। ठीक है? समय का उपयोग किया करो आप और अधिक से अधिक पढ़ाई आप करो, क्योंकि अब जो समय आपके पास बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है। बहुत कम समय में आपको अधिक से अधिक मेहनत करके आपको सफलता प्राप्त करना है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।